नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है विद्यार्थी आईएएस के यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज हम बात करेंगे क्राउन रूल के बारे में। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर बेसिकली कवर किया है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को, जहां पर हमने देखा कि कैसे कंपनी एज एन ट्रेडिंग कंपनी इंडिया में आती है एंड धीरे धीरे वो एक रूलिंग की तरफ चेंज होती है। फ्रॉम द 1773 रेगुलेटिंग एक्ट टिल द 1833 चार्टर एक्ट, द कंपनी का जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है फ्रॉम ट्रेडिंग टू रूलिंग, हमने देखा कैसे रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर फर्स्ट एक्ट आता है जहां पर चीजों को इम्प्लीमेंट किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर कैसे कंपनी के दो अलग अलग जो डायमेंशंस हैं, एक पॉलिटिकल डायमेंशंस है जिसको रिकॉग्नाइजेशन दी जाती है, और दूसरा होता है कॉमर्शियल जो कंसर्न है, रिकॉग्निशन मिलती है यहाँ पर। गॉट इट। फिर हम बात करते हैं, जो कहानी है वो आती है 1853, जो हमने लास्ट चार्टर पढ़ा था, और वहां पर हमने एक चीज फिगर आउट की थी कि कंपनी के रूल जो है उसको, जैसे हम देखते हैं कि फ्रॉम द 1793, 1813, 1833 एंड टिल 1853, 1853 के बाद जो 20 ईयर जो पावर का एक्सटेंशन है उसके बारे में बातें नहीं की गई थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट जब भी चाहे कंपनी को टर्मिनेट कर सकती है। एंड 1853 के बाद आता है कहानी 1857, इसको हम सब जानते हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857 के। अब जहां पर हम देखें कि कंपनी है वो बिल्कुल ही क्या करती है, आपका रिवोल्ट होती है, कंपनी की जो छवि है वो खराब हो जाती है। तो ये टाइमलाइन से आज हम एक स्टार्टिंग करते हैं अपनी, फ्रॉम द यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो अगर हम देखें जो रिवोल्ट है बेसिकली वो स्टार्ट होता है, अगर हम मेरठ से, क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है कि May 10, 1857 रिवोल्ट बिगिन इन मेरठ, इंडियन सिपॉय। ठीक है। फिर जो हम पढ़ते हैं दिल्ली चलो, जो एक नारा आता है, May 11, 1857 दिल्ली कैप्चर्ड बाय द रिबल्स एंड बहादुर शाह टू। ध्यान दीजिएगा, अब बहादुर शाह टू को अगर हम देखें, आपको पता होगा कि ब्रिटिशर्स से पहले मुगल क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे। एंड बहादुर शाह काफी ओल्ड थे। अगेन मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ कि जब लीडर आपका कमजोर है तो आपकी जो सेना है वो कितनी तगड़ी है, कितनी भी पावरफुल है, वो काम नहीं कर पाएगी। और अगर आपका जो लीडर है वो बहुत स्ट्रांग है तो वो सेना का मनोबल जो है, मोराल है, वो हाई कर देगा। गॉट इट। June 5, 1857 कानपुर ज्वाइंट द रिवोल्ट, एंड कानपुर से बेसिकली जो नाना साहेब हैं वो लीड कर रहे थे किसको, रिवोल्ट को। June 13, 1827 आपका सेगी ऑफ कानपुर, जनरल ह्यूज विलर ने बेसिकली। July 25, 1827 फॉल ऑफ कानपुर, ब्रिटिश फोर्सेस। September 20, 1827 ब्रिटिश रिकैप्चर दिल्ली, ब्रिटिश फोर्सेस। नवंबर 1857 बैटल ऑफ लखनऊ, किसने डिड किया, बेगम हजरत महल। ये ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी एग्जाम में मल्टीपल टाइम रिपीट किया जा चुका है। क्लियर। मेरठ में कौन सी कैवलरी थी, कौन सी ब्रिटिश आर्म्ड कंटिजेंट थी, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। कब से ये स्टार्ट हुआ था, ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है, ये ध्यान दीजिएगा। इसलिए ये जो टाइमलाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। एंड जुलाई 1858 में ऑफिशियली जो रिवोल्ट है बेसिकली वो क्या होता है, वो एंड होता है। एंड वेरियस इंडियन लीडर्स बेसिकली, कुछ कुछ बेसिकली जैसे रानी लक्ष्मीबाई हैं वो वीरगति प्राप्त कर जाती हैं, कुछ इंडिया से बेसिकली भाग जाते हैं। ठीक है। तो रेस्ट वो हिस्टोरिक का पॉइंट है, आपने पॉलिटिकल पॉइंट नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। शॉर्टेड। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर जो क्लैरिटी है वो हो गई होगी। अब अगेन जो सिनेरियो है वो क्या आता है, अगेन ध्यान दीजिएगा। अब हमने अभी एक चीज पढ़ी थी कि 1853 का जब एक्ट आता था वहां पर हम एक पॉइंट पढ़ते हैं कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, समझना यहाँ पर, ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी क्या कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है, कभी भी टर्मिनेट कर सकते हैं। यस और नो। अगर किसी को ये एक्ट ध्यान हो, जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, तो आई थिंक थोड़ी बहुत जो क्लैरिटी है वो बेसिकली होगी। शॉर्टेड। यस और नो। और क्या पढ़ते हैं, इट एक्सटेंडेड द कंपनी रूल, ये 1853 की स्टेटमेंट है, एंड अलाउ द रिटेन द पोजीशन ऑफ द इंडियन टेरिटरी ऑन ट्रस्ट फॉर द ब्रिटिश क्राउन,
बट इट डिड नॉट स्पेसिफाई द एनी पर्टिकुलर टाइम पीरियड। अब थोड़ा सा यहाँ पर एक बैकग्राउंड और देख लेते हैं कहीं पर। ठीक है, अब देखिए 1793 टिल, अगर हम बात करते हैं 1813, फिर हम बात करते हैं 1833, देन 1853, ये ध्यान दीजिए अगेन 93, 1813, 20 ईयर पावर एक्सटेंशन, 1813 to 33 20 year power extension, and 1833 to 1853 20 year power. But beyond the 1853 any particular, क्या आपका, नॉट मेंशन और स्पेसिफाइड बाय द पार्लियामेंट। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इन केस ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉन्ट, अगर लगता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी वो टर्मिनेट कर सकती है। एंड 1857 की रिवोल्ट के बाद आता है 1858 में आता है गुड गवर्नेंस एक्ट ऑफ द 1858, और यहां से चीजें काफी चेंज होती हैं। और थोड़ा सा अगर हम बात करते हैं फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जो कहानी है वो आफ्टर 1858 से ही आती है, जिसमें हम बात करते हैं 1861, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीपल टाइम क्वेश्चन रिपीटेड है आपका। फिर 1909 है, आप 1919 है, एंड 1935 है। ये वो एक्ट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और प्रीलिम्स में यहां से क्वेश्चन अगर आएगा तो इन एक्ट से जरूर आएगा। गॉट इट ये पॉइंट, यस और नो बताइए, यहां तक एक पॉइंट क्लियरिटी हुई। चलिए, तो आज के सेशन के अंदर बेसिकली हम कवर करेंगे फ्रॉम द 1858 टिल द 1909, और मैं आशीष कुमार सिंह आप सभी का वार्म वेलकम करता हूं विद्यार्थी आईएएस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। गॉट इट, चलिए थोड़ा सा टाइमलाइन देख लिया, अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। यहीं पर मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। ये जो एक्ट आया है, द एक्ट वाज इनेक्टेड इन द वेकअप ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, एंड ऑल्सो नोन एज द, अगेन ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं, ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस। ठीक है, इसी को ही हम जो सिपॉय म्यूटनी है उसके नाम से जानते हैं, बट ध्यान दीजिएगा फर्स्ट सिपॉय म्यूटनी 1806 में हुई थी, ध्यान दीजिएगा। 1857 वाली जो फर्स्ट सिपॉय म्यूटनी नहीं थी, ये ध्यान दीजिएगा। गॉट इट। और इसी एक्ट को हम एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस के नाम से भी हम एक्ट ऑफ गवर्नेंस के नाम से भी हम जानते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। इवन ये स्टेटमेंट भी आ चुकी है एग्जाम में, और ये स्टेटमेंट भी एग्जाम में आ चुकी है, ये ध्यान दीजिएगा। गॉट इट। और थोड़ा सा यहाँ पर अगेन टाइमलाइन, इन केस थोड़ा सा अगर क्वेश्चन इन डेप्थ आता है तो आप आराम से टाइमलाइन के हिसाब से ये पढ़ेंगे, तो आई थिंक वो आपको और ज्यादा एक्सट्रीम सेटिस्फेक्शन कर पाएगा फ्रॉम द पर्सनल एंड ऑफ व्यू से। तो कब इनेक्ट किया था, आप देखिए जुलाई में ऑफिशियली एंड करते हैं रिवोल्ट को। अभी टाइम देखा था हमने कि जुलाई 1858 में रिवोल्ट क्या होता है, ऑफिशियली एंड होता है। एंड अगस्त 2 1858 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को इंट्रोड्यूस किया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। अब क्या की प्रोविजन होती है यहां पर हम बात कर लेते हैं। एबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। एंड अब तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल द इंडिया, and now all power of the East India Company transferred to the British Crown, very very important, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 1858 1858 के एक्ट के अंदर ट्रांसफर कंट्रोल टू द ब्रिटिश क्राउन एंड एस्टेब्लिश द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। थोड़ा सा अगर यहाँ पर हम बात करते हैं, ब्लैंक पेज, जस्ट वेट फॉर सेक, यहाँ पर हम समझ लेते हैं। अच्छा, समझना यहाँ पर एक मैं बैकग्राउंड बताया तो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 1781 में आता है पिट्स इंडिया एक्ट। गॉट इट।
और यहां पर हम एक चीज पढ़ते हैं डुअल गवर्नमेंट के बारे में। एक तो होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड दूसरा होता है आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। गॉट इट? बोर्ड ऑफ कंट्रोल ओनली वर्क फॉर द रेवेन्यू, मिलिट्री, गॉट इट, एंड अदर जो एस्पेक्ट्स है, इवन जो सिविल जस्टिस भी इसके अंदर है आपका। कोर्ट और डायरेक्टर ओनली डील विद द कॉमर्शियल एक्टिविटी, ओनली डील विद द कॉमर्शियल एक्टिविटी, गॉट इट। एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल BOC एंड COD इक्वल्स टू डुअल गवर्नमेंट, डुअल गवर्नमेंट, गॉट इट। 1858 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर को एबॉलिश करते हैं, टर्मिनेट करते हैं, तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या होता है आपका, ये भी एंड हो जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर? एंड इसी को रिप्लेस करते हैं कौन? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, SOS। कौन है आपके? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रिप्लेस करते हैं। अब यहीं पर मैं दो चीज पर थोड़ा फोकस करूंगा। अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। एंड जब ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर एलिमिनेट होती है, टर्मिनेट होती है, उसके बाद एक पोजीशन हम पढ़े, इसको बोलते हैं वॉइस रॉय। ठीक है? आज जो काम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है, उस टाइम वो काम वॉइस रॉय का हुआ करता था। गॉट इट? अब अगर आप एक चीज देखें, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसके रिप्रेजेंटेटिव हैं? ब्रिटिश पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं। किसके? ब्रिटिश पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं। एंड जो वॉइसरॉय हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव हैं किसके? क्राउन के। किसके? क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये थोड़ा सा आप जरूर ध्यान दीजिएगा। क्लियर? एस्टैब्लिश द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड क्रिएटेड द इंडियन काउंसिल टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने मेंबर थे? 15 मेंबर काउंसिल हैं, ये ध्यान दें। अब आगे अभी मैं समरी भी लेके आया हूं हर एक्ट के बाद, ताकि आपको रिकॉल करने में आसानी हो जाए। ठीक है? अब थोड़ा सा यहाँ पर हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज रीनेम्ड एज द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। एंड कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग थे, ये ध्यान दीजिएगा। रिवोल्ट ऑफ 1857 लॉर्ड कैनिंग के ही टेन्योर में होता है। ठीक है? एंड 1858 का जो एक्ट है, ये भी लॉर्ड कैनिंग के टेन्योर में ही आता है। एंड 1861 का भी जो एक्ट है आपका, इंडियन काउंसिल एक्ट, वो भी लॉर्ड कैनिंग के टेन्योर में ही आता है। एंड द वॉइसरॉय वाज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश क्राउन एंड वॉइसरॉय वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, ये ध्यान दीजिएगा। गॉट इट? अब ऑब्जेक्टिव क्या है? अभी हमने बात की, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम गुड गवर्नेंस एक्ट के नाम से हम जानते हैं। ठीक है? टू इंप्रूव द एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस ऑफ इंडिया, टू एंश्योर द ब्रिटिश इंटरेस्ट एंड इन्फ्लुएंस इन इंडिया। क्लियर? तो ये क्या ऑब्जेक्टिव है, इसीलिए इस एक्ट को गुड एक्ट ऑफ 1858 के नाम से भी जाना जाता है। अब क्या इंपैक्ट होता है? मार्क द बिगनिंग ऑफ द डायरेक्ट ब्रिटिश रूल ओवर द इंडिया। अब तक ब्रिटिशर्स कंपनी के द्वारा रूल कर रहे थे, और अब क्या होगा कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो डायरेक्ट रूल करेंगे कहां पर? इंडिया पे। एंड लेड द फाउंडेशन और द फ्यूचर रिफॉर्म्स एंड पॉलिसीज। सिग्निफिकेंस क्या है? सिंबलाइज द एंड ऑफ कंपनी रूल। अब कंपनी इसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड स्टार्टेड द ब्रिटिश राज। और ब्रिटिश राज जो टर्म है आपको 1858 से देखने के लिए मिलेगा। एंड एस्टैब्लिश द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर फॉर द ब्रिटिश इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट स्टेप टू सेंट्रलाइजेशन, लास्ट स्टेप टू सेंट्रलाइजेशन हम बात करते हैं। बट अगर पूछा जाए कि सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कब आता है, तो वो आएगा 1850 एक्ट के अंदर। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। गॉट इट? यस और नो? अब एक समरी हम यहाँ पर देख लेते हैं, बाकी मैं कुछ इंपॉर्टेंट कंसर्न है वो मैं यहाँ मार्क कर दूंगा। द रूल ऑफ कंपनी वॉज रिप्लेस बाय द रूल ऑफ क्राउन इन इंडिया। द पावर ऑफ ब्रिटिश क्राउन वर एक्सरसाइज बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट
and he was assisted by the Council of India having the 15 member. और ये क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है, उन क्वेश्चन को हम आज भी देखेंगे. And he was vested with the complete authority and control over the Indian administration through the viceroy as his agent. अब viceroy का agent अभी हमने बात करी थी. Governor General was made the viceroy of India. Lord Canning was the first viceroy of India and abolished the board of control and court of director. Now clear? Sorted? बताइए. क्लियर. तो ये था 1858 का एक्ट. एंड आई थिंक मेरे हिसाब से यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं फ्रॉम द प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने यहाँ पर क्लियर किए हैं. गॉट इट. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, वो आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान दीजिएगा. एंड फ्रॉम द मैक्सिमम फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, ये ध्यान दीजिएगा. And after the Great Revolt of 1857, the British government felt the necessity of seeking cooperation of the Indians in the administration. Very very important, मुझे ध्यान दीजिए. इस एक्ट से क्या होता है कि जो इंडियंस हैं उनका जो पार्टिसिपेशन है वो हमें कहां पर देखने के लिए मिलेगा, हमें एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर देखने के लिए मिलेगा. इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर देखने के लिए मिलेगा, ये ध्यान दीजिएगा. अगेन टर्म समझना, इंडियंस का पार्टिसिपेशन कहां पर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर. और क्यों होगा कि भाई वापस से जो रिवोल्ट है वो ना हो जाए. और 1861 में और 1885 में आपको पता होगा कि 1885 में जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसका स्टैब्लिशमेंट किया जाता है. गॉट इट. तो एक बार हम देख लेते हैं क्या अप्रोच रहती है. एक्ट कब आता है, ये अगस्त 1 1861 में आता है. पर्पस क्या है यहाँ पर, टू मेक प्रोविजन फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया by incorporating Indian participation in the legislative process. Very very important. और क्वेश्चन पूछता है कौन से एक्ट से इंडियंस का पार्टिसिपेशन आता है. उस टाइम वॉइसरॉय यहां कौन निकला है, उस टाइम कौन थे आपके वॉइसरॉय थे, कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे, ये ध्यान दीजिएगा. और 3 एक्ट ऐसे आते हैं, ध्यान दीजिएगा. अगर हम बात करते हैं, एक आता है 1861, एक आता है 1892 और एक आता है 1909, ये ध्यान दीजिएगा. ठीक है. ये जो पॉलिसीज हैं एसोसिएट है आपके बेसिकली फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन का पार्टिसिपेशन. एंड द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 इज एन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन द कॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल एज पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द इंडिया. ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा. ठीक है. अब क्या की प्रोविजन है यहां पर हम बात कर लेते हैं. की प्रोविजन के अंदर एक्सपेंडेड द गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू इंक्लूड 5 to 6 एडिशनल मेंबर फॉर द लेजिस्लेटिव पर्पस. दूसरा पॉइंट, एम्पावर द गवर्नर जनरल टू इशू ऑर्डिनेंस. प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं आपका ऑर्डिनेंस, अध्यादेश बोलते हैं, टेम्परेरी लॉ बोलते हैं, इन द केस ऑफ इमरजेंसी विदाउट द कंटेंट ऑफ द काउंसिल. और ये क्वेश्चन आ चुका है कि जो ऑर्डिनेंस है वो कब से आया था. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने यहाँ पर यूपीएससी मेंशन कर दिया है, ये ध्यान दीजिएगा. ठीक है. इंट्रोड्यूस द लेजिस्लेटिव काउंसिल एट द सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल लेवल. लेजिस्लेटिव काउंसिल को फर्स्ट टाइम कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1861 के अंदर, टू अलाउइंग फॉर द असेंबली ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की. अगेन एन इंडियन रिप्रेजेंटेशन अलाउ द इंक्लूजन. एक बार यूपीएससी ने इन द ईयर 2003 में लिखा था एक्सक्लूजन ऑफ द, अलाउ फॉर द inclusion of the Indian non-official member in the Legislative Council, marking the first step toward the Indian participation
इन द गवर्नेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, गॉट इट ए पॉइंट, यस और नो? अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। द गवर्नर जनरल काउंसिल कंसिस्टेड द एग्जीक्यूटिव ब्रांच 4 मेंबर, और लेजिस्लेटिव ब्रांच के अंदर 6 to 12 मेंबर थे। गॉट इट, यस और नो? इनिशिएटेड द इंक्लूजन ऑफ इंडियन मेंबर इन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस। आपने सुना होगा 3 मेंबर के बारे में, ठीक है, और वो भी कैसे थे आपके, नॉन ऑफिशियल मेंबर थे, ये ध्यान दिया। और कौन कौन थे अगर हम बात करते हैं, तो एक थी राजा ऑफ बनारस, महाराजा महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। ठीक है, नॉन ऑफिशियल मेंबर थे। To aim to integrated Indian perspective in the administration to the promote better governance and pave the way, समझना, pave the way for the future reforms and laid the foundation for the representative government in India. Okay, and next हम बात करते हैं impact on the governance, marked a shift toward a more inclusive administration by acknowledging the importance of Indian involvement in the governance। अगेन ये स्टेटमेंट जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इट मेड द बिगनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन फॉर एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। समझना, स्टेटमेंट क्या है, associating Indians into the lawmaking process, and thus provide the viceroy should nominate some Indians as a non-official member and expanding his council. And in 1862, Lord Canning, then viceroy, nominated 3 Indians in the legislative council as a non-official member. Got it? Raja of Banaras, Maharaja of Patiala, and Sir Dinkar Rao. Got it? ठीक है, अब यहीं पर हम बात करते हैं, हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा था 1833 के अंदर, समझना यहाँ पर, ठीक है। अब डिफरेंसेस देख लेते हैं एक बार, ये स्टेटमेंट काफी बार आया हुआ है, समझना। ये हम लेते हैं, ये है आपकी कहानी 1833 की, और एक कहानी है 1861 की। 1833 के अंदर बेसिकली 3 मेजर प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, और यहाँ पर भी हम वही केस लेंगे यहाँ पर, ठीक है। 3 मेजर प्रेसिडेंसी, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर है बंगाल, तो BEN ले लेते हैं। ये है मद्रास, तो इसको मैड ले लेते हैं आप। और ये है बॉम्ब, तो इसको ले लेते हैं BOM, बॉम्ब। ठीक है, हमें एक चीज पता था कि यहाँ पर थे गवर्नर ऑफ बॉम्बे, और यहाँ पर है गवर्नर ऑफ मद्रास। इनके पास जो लेजिस्लेटिव पावर थी, क्लियर, उनसे आती, इनसे छीन ली जाती है। क्लियर, लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है, इनसे बेसिकली नहीं रहती है। एंड एक्सक्लूसिव जो लेजिस्लेटिव पावर है इंडिया के अंदर, किसके पास है, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पर, जो कहां पर थे, बंगाल के अंदर थे। गॉट इट। इसी पावर को 1861 के अंदर क्या करते हैं, रीस्टोर कर देते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। एंड नाउ गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास के पास भी कौन सी पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है। द इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन by restoring the legislative power of the Bombay and the Madras presidency। क्लियर, और जिसको कब रिवोक किया था, 1833 के अंदर इसको रिवोक किया था, ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर, एंड यहीं पर हम बात करते हैं 1861 के अंदर ही, आप सभी ने कुछ स्टेट रिगार्डिंग, जब हम बात करते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम हो गया, ये सब 1861 के इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिएगा। जो हम बात करते हैं प्रेजेंट टाइम में, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है,
ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज होते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहीं पर हम बात करते हैं, यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस ऑफ पंजाब स्टैब्लिश होता है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्लियर। अब एक बार समरी कर लेते हैं। इट इंट्रोड्यूस इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन द इंस्टीट्यूशन लाइक वॉइस और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव काउंसिल, 3 इंडियन एंटर द लेजिस्लेचर एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर। महाराजा ऑफ पटियाला सर दिनकर राव, क्लियर, और राजा ऑफ बनारस। गॉट इट ये पॉइंट? जस्ट वेट फॉर सेकंड। Legislative council were established in the center and province, and it provided that the Viceroy Executive Council should have some Indians as a non-official member. Kidding the business. It accorded the statutory recognition for the portfolio system. Very very important. Clear. Ordinance हो गया, portfolio हो गया, and decentralization by restoring the legislative power of the Bombay and the Madras provinces. Got it? चलिए, फिर हम बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। एंड यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो केवल एक ही पॉइंट ऐसा है जिस पे मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आए हैं, और वो है एम्पावर द लेजिस्लेटिव काउंसिल टू डिस्कस बजट एंड एड्रेस क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव। बाकी जहां तक मेरा हिसाब विचार है और क्वेश्चन नहीं आए हैं यहाँ से, क्लियर। It increased the number of the additional non-official member in the central and the provincial legislative council. Increase the number of the additional member in the central legislative council and provincial legislative council. और कैसे होते हैं वो? नॉन ऑफिशियल मेंबर होते हैं। मैं लिख देता हूं यहाँ पर कैसे होते हैं वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं। पर्पस क्या है आपका? अगेन फर्दर एक्सपेंड द इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड इम्प्रूव द लेजिस्लेटिव प्रोसेस, ठीक है। नॉन ऑफिशियल मेंबर इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल नॉमिनेटेड बाय द वाइसरॉय गवर्नर बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन फ्रॉम द लोकल बॉडीज, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशन एंड द अदर ग्रुप्स। गॉट इट? And this act made the limited and the indirect provision to use the election। again कैसा आता है यहां पर? इनडायरेक्ट इलेक्शन। अगेन ये स्टेटमेंट याद रखना, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। allow the greater Indian participation in the legislative process through the still limited and controlled by the British authority। Central Legislative Council had 16 additional members. Provincial Legislative Council have varying number of additional members based on the province's size and importance, and marked a step toward the more representative government by the incorporating the Indian opinion in the legislative matter। Clear your point, yes or no? अब देखिए, अब जो समरी है और ये तीनों पॉइंट आए हुए हैं। इंट्रोड्यूस इनडायरेक्ट इलेक्शन, नॉमिनेशन आते हैं 92, अगेन यूपीएससी में आया है ये। enlarge the size of the legislative council, again very very important, यूपीएससी में आया है। and enlarge the function of the legislative council and gave them power to discuss the budget and address question to the executive। जो इंडियंस है ना, समझना यहाँ पर, अब बजट किसके लिए? इंडियंस के लिए। तो इंडियंस को बजट के ऊपर डिस्कस करने पर मिलती है, बट ध्यान दीजिएगा वोट करने की पावर नहीं मिलती है, ये ध्यान दीजिएगा। एंड एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चनिंग करने की पावर भी इनको दी जाती है, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गॉट इट? बताइए, यहां तक क्लियर हो गया? यस और नो? चलिए, एंड लास्ट हम बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 के बारे में। अब यहां से थोड़ा सा आपको समझना होगा, यहां पर थोड़ी चीजें चेंज होती हैं। एंड दिस एक्ट, अब समझना यहां पर, अगर आप देखिए 1909, इस एक्ट को हम एक नाम से और जानते हैं,
जिसको हम बोलते हैं मोर्ले मिंटो रिफॉर्म। समझना क्या बोलते हैं इसको हम, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी हम जानते हैं। अब मोर्ले कौन है? मोर्ले हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एंड मिंटो कौन है? मिंटो है वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। कौन है वॉइसरॉय ऑफ इंडिया? है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इसका पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है, टू एक्सपेंड द इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड इंट्रोड्यूस द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। यहां पर एक स्टेटमेंट आपने गौर किया था, यहां पर क्या है आपका, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। कम्युनिटीज के हिसाब से यहां पर रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। और वो क्या कंसर्न है, यहां पर भी हम बात कर रहे थे, एक पॉइंट और देख लेते हैं। की प्रोविजन के अंदर, इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एट बोथ द सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल लेवल। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंट्रोड्यूस द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम एंश्योरिंग द माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन। मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट कब दिया जाता है? 1909 के दिया जाता है। इसलिए क्या दिया था यहाँ पर पॉइंट, इंट्रोड्यूस द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर। अगर हम बात करते हैं 1909 में सेपरेट इलेक्टेड मुस्लिम्स को, फिर हम 1919 में सिख हो गए, एंग्लो इंडियन हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, 1935 के अंदर वुमेन्स हो गए, डिप्रेस क्लास हो गया, एंड लेबर्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाता है। बट जो इसकी इनिशियली स्टार्टिंग है वो 1909 से की जाती है बाय द लॉर्ड मिंटो, एंड लॉर्ड मिंटो इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ द communal representation. Got it? A point, yes or no? Got it? And it retained the official majority in the central legislative council, but allowed the provincial legislative council to having non-official majority. Clear? ये ध्यान दीजिएगा. And allow non-official member to form the majority in the provincial legislative council. Expanded the power of legislative council to introduce the include discussion of budget and matter of the public interest. अब यहाँ पर क्या थोड़ा सा एक्सपेंशन किया गया पावर को. Got it? Provide for the nomination and election of the Indian member to council into the both elected and nominated member. Very very important. ठीक है, इलेक्टेड एंड नोमिनेटेड मेंबर. स्ट्रक्चर क्या है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल हैड सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन मेंबर विद द नॉन ऑफिशियल आउट नंबरिंग ऑफिशियल. छोटे सिग्निफिकेंट बात करते हैं, मेक मार्क द मेजर स्टेप टुवर्ड द डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, इंक्रीज द इंडियन इन्वॉल्वमेंट इन द लेजिस्लेटिव process, introduce the concept of the communal representation which had long term implication for the Indian politics. ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है. अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स और हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट हैं, ये ध्यान दीजिएगा. समरी के अंदर, दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज द मोर्ले मिंटो रिफॉर्म. मोर्ले कौन है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो रिप्रेजेंटेटिव है ब्रिटिश पार्लियामेंट का. वॉइसरॉय कौन है आपके? लॉर्ड मिंटो, एंड वॉइसरॉय इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन. डायरेक्ट इलेक्शन, अब देखिए 1892 में था इनडायरेक्ट इलेक्शन, यहां पर क्या है, डायरेक्ट इलेक्शन. ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से. इट चेंज द नेम ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये भी ध्यान दीजिएगा. क्लियर. और मेंबर को 16 ईयर फ्रॉम 16 introduce the system of the communal representation for Muslim accepting the concept of separate electorate. And Indians for the first time in Viceroy Executive Council. सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले मेंबर थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर वाइसरॉय की, और वो भी क्या थे, एक लॉ मेंबर थे, ये ध्यान दीजिएगा. गॉट इट? ये पॉइंट, यस और नो? चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं अपने एग्जाम पॉइंट व्यू, जो पीवाईक्यू है अपने यूपीएससी का. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर of the Government of India Act 1858. और पहला पॉइंट क्या दिया है, इट चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू द वाइसरॉय ऑफ इंडिया.
ऑप्शन बी दिया है इट एबॉलिश द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड एंडेड द ड्यूअल गवर्नमेंट। सी दिया है एस्टेब्लिश द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विद 25 मेंबर काउंसिल एंड डी दिया यहाँ पर नन ऑफ द अबव। बताइए। अब अगर हम एक चीज देखें 1858 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पावर को रीनेम करके किया जाता है वॉइसरॉय। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हमने क्या पूछा? नॉट पूछा है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को एबॉलिश किया जाता है क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी पावर टर्मिनेट हो जाती है, डबल गवर्नमेंट हो गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो ये भी एंड हो जाएगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आता है आपका विद 25 मेंबर, नहीं भाई, विद द 15 मेंबर काउंसिल। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। सी विल बी द राइट आंसर। एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट मेड द फर्स्ट अटेम्प्ट टू एसोसिएट इंडियन विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। अब अगेन थोड़ा यहाँ पर समझना क्या दिया है, कौन सा वो पहला अधिनियम था, एक्ट था जो इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस के अंदर इंडल्ज करता। ऑप्शन दिए है चार्टर एक्ट ऑफ 1853, बी दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, सी दिया है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 एंड डी दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। 1858 गुड गवर्नेंस एंड फ्रॉम द 1861 1892 1909 ये तीन एक्ट के अंदर बात करते हैं तो इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन लॉ मेकिंग के अंदर बढ़ता है। एंड यहां पर पूछा है कि द कंसर्न फर्स्ट अटेम्प्ट, तो कहानी आएगी आपका इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following act initiated the process of decentralization by restoring the legislative power to Bombay and the Madras presidencies? और ऑप्शन ए दिया है चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ऑप्शन बी दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, सी दिया है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 और डी दिया है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। बताइए। अगेन ये तो जस्ट अभी हमने कवर किया था कि 1833 के अंदर जो पावर थी वो रिवोक हो जाती है बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी की। एंड 18 फ्रॉम द 1861 द पावर है आपकी बेसिकली बंगाल बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड मदर प्रेसिडेंसी वाज रिस्टोर्ड, ऑफिशियली रिस्टोर्ड। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर? अगर क्वेश्चन पूछा है कि डिप्राइव कब की थी देन आंसर आएगा 1833। और पूछा है डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर तो आंसर आएगा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। और ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम रिपीट है यूपीएससी एग्जाम के अंदर एज वेल एज द state PCS examination also. Next question. Which of the following act empower the discussion of the budget in the Legislative Council? Government of India Act 1858, Indian Council Act of 61, 92 and the 1909. ठीक है, डिस्कशन ऑफ बजट के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो कहानी आएगी आपकी 1892 की, ये ध्यान दीजिएगा। बट अगेन वोटिंग की पावर नहीं थी, ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर? वोट की पावर नहीं थी, क्वेश्चन करने की पावर हुई थी। एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका हु विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियन फर्स्ट इंडियन ज्वाइन द वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और ये आपके लिए होमवर्क है, प्लीज कमेंट सेक्शन पिन जरूर कीजिएगा और वो एज एन कौन से मेंबर थे यही बताइएगा यहाँ पर। ठीक है, एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा एंड स्टे ट्यून विद द विद्यार्थी आईएएस यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।